ईरान के मिसाइल फिर तैयार हैं। ईरान पर हमला हुआ तो फिर दहलेगा टेल अवीव और हाइफा। ये वार्निंग ईरान से आई है। ईरान के एक बड़े जनरल ने ऐसी वार्निंग दी है जिसकी टाइमिंग बहुत खास है। ईरान की सेना ने इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपना मिसाइल अपडेट जारी कर दिया है। जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग हो रही थी, तब ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई के करीबी कमांडर ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। यह ऐलान से ज्यादा अमेरिका और इजराइल को वार्निंग कही जा रही है, क्योंकि एक बार फिर युद्ध भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। ईरान के मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही अपनी नौसेना और IRGC की कुद्स फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगी। मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखी गई हैं। ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग हुई है और इस मुलाकात को लेकर नेतन्याहू के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। We have still to finish the job in Gaza, release all our hostages, eliminate and destroy Hamas's military and governance capabilities, because Gaza must have a different future for our sake, for everyone's sake. And no country will settle for less. We certainly will not. लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी डिप्लोमेटिक मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। इन दोनों मीटिंग के बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के साथ गजा भी पूरे पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा मुद्दा है और ईरान को सिग्नल मिल गया है कि ट्रंप की मंजूरी के बाद नेतन्याहू कुछ बड़ा करने वाले हैं। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया था तब पूरे अरब वर्ल्ड ने उसकी निंदा की थी और इसे ईरान की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा गया। अब ईरान के विदेश मंत्री के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की मुलाकात को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि जो सऊदी अरब कभी ईरान का कट्टर दुश्मन कहा जाता था, वो 2023 में समझौता होने के बाद अब ईरान के साथ लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। इस सब के बीच ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अब भी फैल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका को टेंशन देना शुरू कर दी है। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशेबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसीलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान से युद्ध हुआ तो उसकी मिसाइल गोदाम फिर लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम काफी प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं।
अमेरिका में डिमांड उठ रही है कि B-2 बॉम्बर अब इजराइल को दे दिया जाए। अमेरिका के 2 सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है जिसके मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इजराइल को दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 और उसे लॉन्च करने वाला विमान देने का अधिकार होगा। ये सांसद हैं डेमोक्रेट जॉश गॉटहाइमर और दूसरे हैं रिपब्लिकन माइक लॉलर। दोनों ने जो विधेयक पेश किया है उसका नाम है बंकर बस्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत वो चाहते हैं कि इजराइल को स्टेल्थ बॉम्बर B-2 दे दिया जाए, साथ में दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 भी दिया जाए। बार बार गारंटी मिल रही है कि पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा टला नहीं है, युद्ध फिर होगा। इसकी गारंटी कई और मोर्चों से भी मिल रही है। यमन के हूती मिलिशिया ने लाल सागर में एक कार्गो शिप को डुबाकर उसकी वार्निंग जारी कर दी है। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए, कैसे लाल सागर में एक 200 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े जहाज को डुबो दिया गया। हूती मिलिशिया ने इस पर हमला किया क्योंकि ये इजराइल के पोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। हूती मिलिशिया के मुताबिक इस जहाज ने उनके ब्लॉकेड का उल्लंघन किया। लाइबेरिया के झंडे के तहत इस जहाज को ग्रीस की कंपनी ऑपरेट कर रही थी। लाल सागर के करीब इस पर हमला हुआ। इसमें हुए धमाके के बाद जहाज डूब गया। इस जहाज के क्रू को करीब से गुजर रहे एक दूसरे जहाज ने बचाया और उनको अफ्रीका के जिबूती ले जाया गया। وقد جاءت عملية الاستهداف في البحر الأحمر وذلك بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواتنا البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض كل تلك التحذيرات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في استخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تابعة لهذه الشركة التي تعاملت مع العدو الصهيوني وقامت بانتهاك حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتؤكد أن سفنها هدفا مشروعا لقواتنا في أي مكان تطاله أيدينا، وتتحمل هي كامل المسؤولية وقد أعذر من أنذر। इजराइल जाने वाले जहाजों का ऐसा हश्र देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में है। यमन के खिलाफ तमाम एयर स्ट्राइक बेनतीजा साबित हो रही हैं। यमन के लगातार मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने हूती के ठिकानों और बंदरगाहों पर एयर स्ट्राइक भी की है, लेकिन उससे अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। यमन अब भी इजराइल के खिलाफ बड़ा मोर्चा बना हुआ है। इसीलिए अब ईरान से लेकर इजराइल और अमेरिका से लेकर रूस और यमन तक युद्ध भड़काने वाली आग चारों तरफ नजर आ रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी अपने तेवर दिखा चुके हैं कि ईरान की तरफ से कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्हाइट हाउस के ऊपर आसमान को देखिए, आसमान गरजने लगा और सामने आए दुनिया के सबसे खतरनाक बमबाज B-2 और साथ में दोनों तरफ F-35, दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर के साथ उड़े। नीचे डोनाल्ड ट्रंप ने सलामी ली। मौका था अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस का, यानी 4 जुलाई। एक बार फिर देखिए कैसे व्हाइट हाउस के ऊपर से गुजरा अमेरिका का B-2 बॉम्बर और साथ में दोनों तरफ F-35। यह अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस का जश्न है जिसे ट्रंप ने अपनी फायर पावर दिखाकर मनाया। इन्हीं विमानों की धमक पूरे इजराइल और ईरान के युद्ध में दिखाई दी। लेकिन अमेरिका और इजराइल की जोड़ी को दहलाने के लिए बड़ा मैसेज मॉस्को से आ चुका है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लैवरोव ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान ऐसी बात कही जो तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन DC तक सबको परेशान कर रही है। रूस ने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दी है कि अब ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो चुका है, यानी अब जंग दोबारा नहीं होनी चाहिए या ईरान पर अब दोबारा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Дипломатическое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта, как об этом в очередной раз сказал президент Путин в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Трампом. Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной
интересы России в сфере безопасности. रूस के तेवर देखकर ईरान भी तैयार है। ईरान में IRGC कमांडर हुसैन सलामी की वर्दी को छूकर कसम खाई गई कि इस बार हमला हुआ तो न इजराइल बचेगा, न ही अमेरिका के अड्डों को बख्शा जाएगा। मॉस्को से लेकर तेहरान तक ईरान और इजराइल का रुका हुआ युद्ध एक बार फिर उबाल खा रहा है। موضوع هسته‌ای بهانه‌ای بیش نبود. برنامه ریزی کرده بودند ظرف 48 ساعت و حتی اکثر یک هفته نظام دچار فروپاشی شود و کشور را تجزیه کنند، اما شکست خوردند. ईरान और इजराइल का युद्ध पूरी दुनिया ने देखा और सबको लगा कि यही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट है। अब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटेगी और एक खेमा दूसरे खेमे पर इतना बम बरसाएगा कि इसका अंत दुनिया के खात्मे के साथ होगा। सरगेई लैवरोव की अगली चेतावनी को समझिए, जो सीधे सीधे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को है। लैवरोव या कहें कि पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू को वॉर पार्टी करार दिया है। 12 दिन के युद्ध यानी इजराइल के हमलों में ईरान को नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इस जंग का फैसला अभी सीज फायर के साथ ही हुआ है। यानी ईरान और इजराइल दोनों अभी एक प्लेटफॉर्म पर है। बेशक जीत का ऐलान दोनों तरफ से किया जा रहा है। दुनिया ने तेहरान और ईरान के बाकी शहरों पर इजराइल के हमले तो देख चुकी है। दुनिया तेल अवीव से लेकर हाइफा और इजराइल के बाकी शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले भी देख चुकी है। क्या ऐसा युद्ध दोबारा शुरू होने का खतरा नजर आ रहा है? क्योंकि पुतिन ने इजराइल और अमेरिका के इन्हीं तेवरों को लेकर साफ शब्दों में धमकाया है। अब सवाल है कि रूस को ऐसा क्यों लग रहा है कि इजराइल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि उन्हें शक है कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन जरूर करेगा और अगर ऐसा होता है तो ईरान अगली बार कई गुना ज्यादा ताकत से ऐसा जवाब देगा कि इजराइल और उसके साथी हैरान रह जाएंगे। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के करीब 1100 लोगों की जान गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। तेहरान में IRGC के कमांडरों की याद में एक सभा हुई। खासतौर से IRGC चीफ हुसैन सलामी को याद किया गया। ईरान की सेना अपने बड़े बड़े कमांडरों को खोने के बाद एक बार फिर से मजबूत दिखना चाहती है। طرح بیچاره کننده را آماده کرده بودیم، ولی با قطع درگیری فرصت اجرای اون پیش نیامد. اگر دوباره خطایی صورت گیرد این طرح اجرا خواهد شد. इस बार ईरान की वार्निंग इजराइल के साथ साथ अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी है और वार्निंग बहुत साफ है कि जिस तरह की मिसाइल वाली आतिशबाजी तेल अवीव और हाइफा ने देखी है, वैसे ही हमले खाड़ी में मौजूद इजराइल के सभी साथियों पर भी होंगे और इसमें ईरान इस बार कोई कोताही नहीं करेगा। ट्रंप भले ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो, लेकिन पुतिन का साथ मिलने के बाद ईरान के कमांडरों की वार्निंग को हल्के में लेना बड़ी गलती होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने एक दो नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 20 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है और यमन भी इजराइल को तेजी से ललकार रहा है।